जी, नमस्कार। मैं एमबी बुक्स ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं समय-समय पर आपको ज्योग्राफ़ी से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको मैं लाता रहूँगा और इसके बाद जैसे आपका कमेंट आएगा, उसके अनुसार मैं वीडियो बनाकर इस पर डालता रहूँगा। तो इसी कड़ी में हम आज शुरुआत करते हैं और आज हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है टाइड्स, ज्वार और भाटा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ज्वार-भाटा क्यों आते हैं? इसका महत्व क्या है? और किस तरीके के कितने प्रकार के ज्वार और भाटा होते हैं? इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो आइए इसको शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये टाइड होता क्या है, ठीक है? ज्वार-भाटा कहते किसे हैं? तो यहाँ पर देखिए The rise and fall of sea and ocean water due to the gravitational forces of the sun and the moon are called tides. यानी कि जब समुद्र का जो जल है, या समुद्र है या सागर है, उसका जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना, और ये ऊपर उठना और नीचे गिरना क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करते हैं और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है? ये सन और मून का है। तो सन और मून के गुरुत्वीय बल के कारण जब समुद्र के पानी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? ज्वार और भाटा कहा जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि ये टाइड्स जो हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? ज्वार और भाटा। ठीक है? तो ज्वार किसे कहते हैं? तो द राइज ऑफ सी एंड ओशियन वाटर एंड इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द कोस्ट इज कॉल्ड टाइड्स। यानी कि आप मान के चलिए यहाँ पर कि ये समुद्र का कॉस्ट है और इसमें ये पानी भरा हुआ है, ठीक है? इसमें ये पानी भरा हुआ है। तो जब ये पानी भरा हुआ है, इसमें ये लेवल है वाटर का, और जब ये राइज करेगा, ऊपर उठेगा, तो निश्चित है कि जब ये ऊपर उठेगा, तो ये क्या होगा कि ये कोस्ट की तरफ क्या करेगा? बढ़ेगा, यानी तट की तरफ बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि जब ये पानी का ऊपर उठेगा, तो क्या होगा? ये कोस्ट की तरफ बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सागरीय जल के ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ने को ज्वार कहा जाता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि मान लीजिए कि ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है और यही पानी का लेयर नीचे आना, तो ये एक समय क्या होगा कि ये नीचे भी आएगा और मान लीजिए कि यहाँ तक आ गया, तो इस लेवल से यहाँ पर आ गया, तो सागरीय जल के नीचे गिरकर, और जब नीचे गिरेगा तो कहाँ जाएगा? ये तट से दूर जाएगा कि नहीं? पहले ये पानी यहाँ पर था, अब ये तट से दूर चला गया, तो सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर लौटने को भाटा कहते हैं। ठीक है? तो ज्वार और भाटा दोनों अलग-अलग चीज़ हैं। ज्वार क्या है कि जब सागरीय जल का ऊपर उठना और तट के करीब जाना, उसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है, उसको ज्वार कहा जाता है। और जब वही सागरीय जल का नीचे गिरना और समुद्र जब नीचे गिरेगा, तो कोस्ट तट से दूर जाएगा, सागर के अंदर जाएगा, तो उसे भाटा कहा जाता है। अब यहाँ पर 1-2 चीज़ आपको और जानना है कि ठीक है, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। जो है, गुरुत्वीय बल दोनों का काम कर रहा है यहाँ पर, लेकिन किसका ज़्यादा करेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि ये पृथ्वी है, ये मून है और ये सन है, ठीक है? तो दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पर, तब ना ये ऊपर की ओर उठता है। तो अब ये पानी ऊपर उठने का जो काम होता है, इसमें ज़्यादा फोर्स किसका लगता है? सूर्य का या फिर चंद्रमा का? तो एक बात समझ लीजिए कि आपको इसके बीच का डिस्टेंस का ज्ञान होना चाहिए कि ये जो मून है, ये तो मून है ना? तो और ये सन है और ये अर्थ है। तो आप देख लीजिए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है? 4 लाख किलोमीटर है। लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है क्या है? 15 करोड़ किलोमीटर है। तो निश्चित है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस
एक का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है जबकि दूसरे का डिस्टेंस काफी कम है। इसका 4 लाख किलोमीटर है और ये 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, अब इस पर डिपेंड करता है कि जब दूरी बढ़ता है तो क्या होता है कि गुरुत्वीय बल जो ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव कम हो जाता है। तो निश्चित कहिएगा कि सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उसका प्रभाव कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भले ही सूर्य दूर है, लेकिन एक बात और हमें पता चलता है कि आप यहां पर देखिए कि द मास ऑफ द सन इज 260 लाख टाइम्स मोर देन द मून, बट द सन इज 380 टाइम्स फार फ्रॉम द सन। यानी कहने का मतलब कि इसका मास कितना ज्यादा है, 260 लाख बार ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है और इसका इसके मास से, लेकिन डिस्टेंस में हम देखते हैं कि 380 गुना ज्यादा है। यही कारण है कि चंद्रमा मास ज्यादा सॉरी सूर्य का मास ज्यादा होने के कारण भी सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर उतना अधिक नहीं लगता है जितना मून का लगता है। क्यों? क्योंकि उसका मास तो ज्यादा है लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इसका गुरुत्वीय बल का प्रभाव पृथ्वी पर कम पड़ता है, जबकि ये छोटा होते हुए भी क्योंकि इससे काफी नजदीक है इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो दोनों में अगर हम देखा जाए मून और सन में, दोनों में गुरुत्वीय प्रभाव पृथ्वी पर किसका ज्यादा पड़ता है? तो मून का पड़ता है। दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है 5 रेशियो क्या है 11 है। यानी 5 किसका है और 11 किसका है? तो इसके अर्थ से इससे आपको ये भी पता चलता है कि आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि मून का ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है वो 2 गुना ज्यादा है कंपेयर टू सन। समझ में आ रहा ना? ये डायरेक्टली दूसरी बात हो गई कि लगभग 2 गुना ज्यादा है किसका? मून का। किससे? सन से। तो निश्चित है कि इसका प्रभाव पृथ्वी पर ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया टाइड क्या होता है कि समुद्र के पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना, ये टाइड्स कहलाता है, यानी ज्वार एंड भाटा कहलाता है। तो ज्वार अलग होता है। ज्वार का क्या मतलब होता है कि ज्वार आने का मतलब कि पानी का ऊपर उठना और समुद्र की तरफ बढ़ना, ये ज्वार कहलाता है। जबकि भाटा समुद्र के पानी का नीचे गिरना और जो कोस्ट है तट से दूर जाना, वो भाटा कहलाता है। और यहाँ पर एक चीज और देखिए कि ये टाइडल रेंज क्या है, ज्वारीय परिसर क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड वाटर इज कॉल्ड टाइडल रेंज। यानी उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच के अंतर को ज्वारीय परिसर कहा जाता है। अब देखिए ये हाई टाइड है और यहां पर देखिए नीचे लो टाइड। ठीक है, और हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? अंतर तो यही है ना, है ये हाइट का अंतर है, इसी को टाइडल रेंज कहा जाता है। और जो इसके बीच होता है ये क्या कहलाता है? ये मीन सी लेवल कहलाता है, औसत समुद्र तल। ठीक है, मीन सी लेवल। आप जैसे किसी भी स्टेशन पर जाइएगा तो लिखा रहता है, अगर आप पटना जंक्शन पर जाइएगा तो पटना जंक्शन की जो बोर्ड होता है जहां पर लिखा रहता है कि पटना जंक्शन, और उसके नीचे देखिएगा तो लिखा रहता है कि मीन सी लेवल और यहाँ पर 57.0.2 या कुछ समथिंग लिखा रहता है। इसका मतलब ये है कि जो पटना जंक्शन है वो समुद्र तल से 57 मीटर ऊपर है। तो तो हम किसी भी चीज की ऊंचाई कहां से लेते हैं? मीन सी लेवल से होता लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्वार का ऊंचाई, ज्वार और भाटा की ऊंचाई और नीचे जो होता है उसमें काफी अंतर होता है। कहीं कहीं ये ज्वार 16 से 17 मीटर ऊंचा होते हैं, तो कहीं कहीं ये बहुत नीचे भी जाते हैं। ठीक है, उनकी हाइट उतना नहीं रहता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि समुद्र का तल, समुद्र का लेवल जो होगा वो अलग अलग होगा। इसीलिए हम किसी भी चीज की ऊंचाई जो मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं? मीन सी लेवल से। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहाँ पर टाइड्स के बारे में समझ गए होंगे, ज्वार और भाटा दोनों के बारे में आप समझ गए, और फिर टाइडल रेंज क्या है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब आइए कि आखिर इसका क्या कारण रहा है, ज्वार की उत्पत्ति के कारण क्या है। तो ऑलरेडी आपको अभी समझ में आ गया होगा कि दो चीज तो एकदम समझ में आ गया होगा, लेकिन एक तीसरा भी कारण है जिसको यहाँ पर देखेंगे। एक क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द मून, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स किसका ज्यादा है? मून का। लगभग 2 गुना ज्यादा है। किससे? सन से।
क्यों? क्योंकि वो दूर है, सन जो है काफी दूर है, मून से काफी बड़ा होते हुए भी वो काफी दूर है, जिसके कारण इसका बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल पृथ्वी पर ज्यादा पड़ता है। और एक तीसरा फोर्स और है जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर है, ठीक है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, अब केंद्रीय बल क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब जरा इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर क्या है? ये सन है, ये है मून, और ये अर्थ। अब सन का और मून का दोनों का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पृथ्वी के सरफेस पर। और पृथ्वी के सतह पर जब दोनों का गुरुत्वीय बल का प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा कि ये पृथ्वी है और इन पर इसका दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो पानी है वो क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ब्लू कलर से यहाँ पर दिखाया गया है, उठा हुआ है कि नहीं? अब ये देखिए, ये उठा हुआ है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देख रहे होंगे कि जस्ट इसके पीछे भी पानी उठा हुआ है। ये तो समझ में आ रहा है कि ये इसलिए उठा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस सरफेस पर मून और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण पानी को खींच लिया है। तो यहाँ पर आपको क्या आ रहा है? हाई टाइड आ रहा है, यानी हाई टाइड आया हुआ है, यानी उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार आया हुआ है। लेकिन पीछे क्यों? तो पीछे इसलिए आया है, देखिए यहां पर आया है, जो टाइड आया है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द मून और ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द सन के कारण। लेकिन पीछे में जो आया है वो किसके कारण आया है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ के कारण। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो एक बैलेंस फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं कि जैसे आप हमें खींच रहे हैं, ये कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति को खींचता है, तो वो व्यक्ति भी अपने आप को बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ खींचता है। तो उसी तरीके से जब मून और सन दोनों पृथ्वी को अपने तरफ खींच रहे होते हैं, तो पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती है, और वो फोर्स के कारण क्या होता है कि ज्वार पीछे भी आ जाता है। जैसे हम खड़ा हैं और हमको कोई खींचा, इस तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है, तो हम भी अपने तरफ खींचने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण थोड़ा सा हमारा इधर झुकाव हो जाएगा। तो सेम अपने आप को बैलेंस करने के लिए, तो सेम उसी तरीके से यहां पर भी क्या आता है बच्चों? हाई टाइड्स आते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट फेसिंग द मून इज 6400 किलोमीटर नियरर टू द मून देन इट्स सेंटर। अब देखिए कि पृथ्वी है और इसका ये सेंटर है, और ये दोनों यहां से यहां, यानी सेंटर के थ्रू एक तरफ से दूसरी तरफ जो लाइन जा रहा है, इसको क्या कहा जाता है? डायमीटर। तो ये पृथ्वी का जो डायमीटर है वो कितना है? 12,800 किलोमीटर का है। तो अब देखिए कि ये सरफेस मून से सेंटर की अपेक्षा कितना नजदीक है? तो 6,400 किलोमीटर नजदीक है। तो निश्चित है कि इस सरफेस पर क्या होगा कि इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। अब इनका जो आकर्षण बल है वो क्या होगा? यहां पर ज्यादा लगेगा, ठीक है। और सबसे कम कहां लगेगा? सबसे कम पीछे के साइड में लगेगा, इस साइड में लगेगा। ये जो पोर्शन दिखा रहे हैं ना, ये वाले साइड पर। क्यों? क्योंकि ये इसके अपेक्षा ये 12,800 किलोमीटर दूर हो जा रहा है। जब फोर्स यहां पर लग रहा है, ज्यादा लग रहा है दोनों का, तो यहां पर क्या आ रहा है? हाई टाइड, यानी दीर्घ ज्वार आ रहा है। लेकिन फोर्स यहां पर कम लगते हुए भी यहां पर भी हाई टाइड आ रहा है कि नहीं? और ये हाई टाइड क्यों आया है बच्चों? इसलिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज ऑफ द अर्थ के कारण आया है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस कारण हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ज्वार की उत्पत्ति का क्या कारण है? ज्वार या भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो तीन कारण है: चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द सन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज ऑफ द अर्थ। ये तीनों कारण हैं, ठीक है। अब आइए आगे समझते हैं इसी में।
The gravitational force of the moon will be maximum at the earth surface facing the moon while it will be minimum at the opposite side of the earth। जो हमने आपको बताया, चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव होता है तथा उसके पीछे स्थित भाग पर न्यूनतम। लेकिन न्यूनतम प्रभाव होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि पीछे वाले सरफेस पर क्या होता है, हाई टाइड आता है। और इस तरीके के हाई टाइड को जो इसके पीछे आया है, एक और नाम दिया गया है इन डायरेक्ट टाइड, जो अप्रत्यक्ष टाइड होते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अप्रत्यक्ष टाइड के कारण क्या है, तो अप्रत्यक्ष टाइड के कारण जो है, एकमात्र कारण जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज ऑफ द क्या है, अर्थ है, यानी पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। समझ में आया? Consequently, the water of the Earth's surface facing the moon is attract and pull, and the high tide occurs. High tide is also formed at the opposite side of the Earth. यहाँ पर भी हाई टाइड होता है। क्यों होता है? कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड सन, और साथ में इसके पीछे भी हाई टाइड्स होता है। इसलिए होता है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज ऑफ द अर्थ। Thus, two tides and eaves are experienced twice at every place on the Earth's surface within 24 hours। तो इस तरीके से आप जरा देखिए ध्यान से, यहां पर इस तरीके से हम देखते हैं कि दो टाइड्स और दो ईव एक ही समय पर आते हैं। फिर से आप देखिए यहां पर, इसको हम मिटाते हैं। अब जरा देखिए, ये पृथ्वी, ये मून और ये सन, ठीक है। यहां पर हाई टाइड आया, हाई टाइड आया, और यहां पर भी हाई टाइड आया एक ही समय पर। मान लीजिए कि 5:25 पीएम में हाई टाइड यहां पर आया है, तो जस्ट इसी समय में पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में भी 5:25, हालांकि इस समय वहां पर दूसरा समय हो रहा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम यहां पर हाई टाइड आया है, तो जस्ट इसके अपोजिट में भी क्या आएगा, हाई टाइड आएगा। अब ये पानी का जो लेवल है, ये ऊपर उठ गया, हाई टाइड आ गया। तो ये पानी का लेवल ऊपर कैसे उठा, ये प्रश्न उठता है। तो ये इसलिए उठा क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, अर्थ, मून, सन एंड उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज ऑफ द अर्थ के कारण हुआ, ठीक है, ये बात। लेकिन पानी तो इलास्टिक नहीं है ना कि यहां पर फोर्स लगाए तो वो लंबा हो जाएगा। ये निश्चित है कि ये जहां पर पानी का एकुमुलेशन हुआ है, जमावट हुआ है, वो पानी किसी दूसरे तरफ से आया होगा। तो इस तरफ से पानी आया होगा, जिसके कारण इधर का पानी का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो हो जाएगा, और इधर ज्यादा हो जाएगा। तो जहां पर ये लो आ गया, तो ये ईब कहलाया, यानी इसको क्या कहेंगे, भाटा कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, भाटा कहेंगे। और यहां पर क्या आया, ज्वार आया, और यहां पर भी क्या आया, ज्वार आया। तो एक ही समय पर दो टाइड्स और दो टाइड और दो ईव आते हैं। तो वही है कि इस कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर दो बार ज्वार ज्वार तथा दो बार भाटा आता है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, टाइम ऑफ टाइड्स। कहा जाता है कि टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि टाइम तो भले ही किसी दूसरे का इंतजार नहीं करता है, लेकिन टाइड्स जो होता है ना, वो इंतजार करता है। वो मून का इंतजार करता है, वो सन का इंतजार करता है कि कब हम उसके सामने आए, तब हमारे हमारे यहाँ टाइड आए। तो उन्हीं चीजों को यहाँ पर देखेंगे। पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सिंस द अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन रफली इन 24 आवर्स, सो every place should experience tide after 12 hours, but this never happen। For example, यहां पर समझिए कि ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून और ये सन। अब यहां पर देखिए ये सेंटर है, यहां पर टाइड्स आया है। एक छोटा सा आपको केंद्र के माध्यम से समझा रहे हैं।
मान लीजिए कि यहां पर टाइड आया है, ये छोटा सा बिंदु ले रहे हैं, यहां पर टाइड आया है, ठीक है। तो चूंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में, यहां पर देखिए क्या लिखा है, सिंस द अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन रफली इन 24 आवर्स, सो एवरी प्लेस शुड एक्सपीरियंस टाइड आफ्टर 12 आवर्स, बट दिस नेवर हैपन। अब यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। तो टाइड्स यहां पर, हाई टाइड यहां पर भी है और हाई टाइड यहां पर भी है। अब बताइए कि 12 घंटा बाद ये घूमकर फिर यहां पर आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन जब 12 घंटा बाद घूमकर यहां पर आएगा, तो क्या टाइड आएगा यहां पर? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये अर्थ जो है, ये तो अपने एक्सिस पर रोटेट कर ही रही है। साथ में क्या हो रहा है कि ये जो मून है, ये भी चारों तरफ इलेक्ट्रिकल पाथ में क्या कर रहा है? अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है। तो जो हाई टाइड वाला पोर्शन था, जो 12 घंटा पहले यहां पर हाई टाइड आया था, ये फिर घूमकर 12 घंटा बाद इसके सामने आने का प्रयास करेगा, जस्ट यहां पर आ जाएगा। लेकिन देखेगा क्या कि यहां पर क्या हुआ कि मून अब थोड़ा सा आगे बढ़ गया, क्योंकि वो भी 27.5 घंटे में, 27.5 दिन में वो क्या करता है, अपने एक्सिस पर और पृथ्वी के चारों तरफ दोनों काम एक साथ करता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस जगह पर टाइड नहीं आएगा। अगर इस जगह पर टाइड आना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको और ऊपर घिसक कर यहां पर आना पड़ेगा, और इसके लिए इसको अतिरिक्त इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और इस दूरी को तय करने के लिए उसे अतिरिक्त 26 मिनट खर्च करने पड़ेंगे, तभी जाकर पुनः उस स्थान पर टाइड आएगा। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से यहां पर समझिए। मान लीजिए कि एक स्थान है ये पी, और पी क्या है, मून के सामने है, तो यहां पर टाइड आया हुआ है। दूसरा टाइड कहां आया होगा बच्चों? यहां पर, ये भी हाई टाइड आया होगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। 12 घंटा बाद, चूंकि 24 घंटा में पृथ्वी अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, तो 12 घंटा बाद ये जिसका नाम एक्स है, वो अब पुनः पी के पोजीशन पर आ जाएगा कि नहीं? आप बताइए। यहाँ पी पर आ जाएगा 12 घंटा बाद, चूंकि 24 घंटा में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है पृथ्वी। जब ये रोटेट करके 12 घंटा बाद आया, तो यहां पर टाइड नहीं आएगा, क्योंकि देखा गया कि जो मून पहले के पर था, वो शिफ्ट हो गया अब पोजीशन एल पर, यानी कि अब जो टाइड आएगा वो यहां पर आएगा। तो अब बताइए कि ये जो दूरी है यहां से यहां, यानी जो P और F, P और F के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को, इस डिस्टेंस को तय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी को अतिरिक्त 26 मिनट और नाचना पड़ेगा, और इसको वेस्टवर्ड जाना पड़ेगा, सॉरी ईस्टवर्ड जाना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर रही है। तो और 26 मिनट जाना पड़ेगा, और जब 26 मिनट बाद वो एफ के पोजीशन पर पहुंचेगी, तब वहां पर टाइड आएगा। इसीलिए एक टाइड है, एक टाइड सेंटर है, फिर उस टाइड सेंटर पर क्या होना पड़ेगा, ज्वार आने के लिए उसको 12 घंटा नहीं, 12 घंटा 26 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर तो घूम ही रही है, साथ में मून भी क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ये बात आपको समझ में आई? तो देखिए वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि ईच डे टाइड इज डिले बाई 26 मिनट बिकॉज द मून ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट। जरा ध्यान दीजिएगा, वेस्ट टू ईस्ट वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। पृथ्वी के चारों तरफ वो घूमने के साथ, वो अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी के चारों तरफ भी वो क्या करता है, घूमता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि प्रत्येक टाइड जो होता है 26 मिनट का डिले डिले हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, एक और कंडीशन समझिएगा, एक और कंडीशन यहां पर आ जाएगा। अब मान लीजिए, फिर से पुनः एग्जांपल वही लेते हैं, ये पृथ्वी और ये मून। अब यहां पर
टाइड आया, टाइड तो यहां पर भी आया हाई टाइड, और यहां पर क्या आया लो टाइड, और यहां पर क्या आया लो टाइड। ठीक है, ये हुआ लो टाइड यानी ईब, हम इसको ईब कहेंगे, लो टाइड नहीं। ये यहां पर ईब यानी भाटा, भाटा यहां पर भी आया, और यहां पर क्या आया है ज्वार। ठीक है, रेड कलर के तरफ ज्वार आया है और ब्लैक कलर के तरफ भाटा आया है। अब मान लीजिए कि ये पोजीशन जो है इसका नाम हम दे दे रहे हैं पी। ये जो जहां पर ज्वार आया है जस्ट जो मून के क्या है डायरेक्ट सामने है। अब ये क्या होगा कि ये रोटेट कर कर फिर पुनः ये ऐसे रोटेट करते हुए क्या हुआ पुनः यहां पर आया। तो ये कितने देर में आएगा 24 घंटा में ये रोटेट करके पुनः उस अवस्था उस जगह पर आ गया जहां पर ज्वार 24 घंटे पहले आया था। मान लीजिए कि यहां पर जो ज्वार आया था वो 4 बजे आया था शाम में, 4 बजे शाम में। तो अगले दिन 4 बजे शाम में अगले दिन, यानी कि मान लीजिए कि ये 2 जनवरी है तो ये 3 जनवरी। ठीक है, तो जब 3 जनवरी को वो पुनः 24 घंटे बाद वहां पर आएगा तो क्या मून यहीं पर रहेगा? नहीं। अब मून क्या हो गया बच्चों कि मून भी चारों तरफ घूम रहा है ना पृथ्वी का, तो वो अब शिफ्ट हो गया। मून कहां शिफ्ट हो गया? मून शिफ्ट हो गया है यहां पर। ठीक है, 24 घंटा में तो ये भी अपने एक्सिस पर घूमेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या देखते हैं कि जो पहले ये टाइड सेंटर यहां पर था अब ये शिफ्ट हो गया है यहां पर। तो अब उस टाइड सेंटर को पुनः यहां जाने में कितना खर्च करना पड़ेगा? अब यहां पर 52 मिनट खर्च करना पड़ेगा, 26 मिनट नहीं। 26 मिनट तो इसको खर्च करना पड़ेगा फिर से यहां इस पोजीशन पर टाइड आने के लिए, लेकिन वो पोजीशन जो जस्ट मून के सामने था उसको फिर से वहां पर टाइड आने के लिए अब उसको 52 मिनट खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इन 24 घंटा में पृथ्वी का क्या हुआ, मून क्या हुआ, वो भी वेस्टवर्ड रिवॉल्व कर रहा है ना उसको, तो इसलिए वो शिफ्ट होकर यहां पर आया। तो मान लीजिए ये P है और ये पोजीशन Q है, तो P और Q के डिस्टेंस को तय करने में पृथ्वी को कितना लगेगा? 52 मिनट लगेगा, जिसके कारण एक पार्टिकुलर टाइड सेंटर पर जो सूर्य के मून के सामने था फिर से वहां पर टाइड आने के लिए कितना देर लगेगा? तो 24 घंटा 52 मिनट। ठीक है, अब एक चीज इसमें और हम बता रहे हैं बच्चों, आप देखिए यहां पर कि हमने अभी बताया कि ये हाई टाइड का कंडीशन, ये हाई टाइड का कंडीशन, ये लो टाइड का कंडीशन, ये लो टाइड का कंडीशन, क्योंकि ये यहां पर मून है। ठीक है, अब देखिए ये हाई टाइड है। ठीक है, अब 6 घंटा बाद ये हाई टाइड लो टाइड के कंडीशन पर आ गया ना, लेकिन क्या यहां पर लो टाइड आएगा? नहीं, क्योंकि मून क्या हुआ है थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ है और वेस्टवर्ड मूव किया हुआ है। तो और 26 मिनट इसको यहां पर आने के बाद लगता था, तो यहां पर केवल 13 मिनट लगेगा है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए एक टाइड पर, एक जहां पर टाइड आया है पुनः वहां पर उस स्थान पर भाटा आने के लिए कितना देर लगता है? तो वहां पर 6 घंटा 13 मिनट लगता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। इस स्थान पर, ये स्थान पर भाटा आने के लिए 6 घंटा 13 मिनट लगेगा। इस स्थान पर फिर से ज्वार आने के लिए क्या लगेगा? 12 घंटा 26 मिनट लगेगा। और इस स्थान पर फिर से ज्वार आने के लिए कितना लगेगा बच्चों? तो 24 घंटा 52 मिनट लगेगा। ठीक है, तो अब हम आशा करते हैं कि ये बात आपको टाइम ऑफ टाइड्स समझ में आ गया होगा कि क्या है इसके कंडीशन। ठीक है, अ पार्टिकुलर टाइड सेंटर, पार्टिकुलर मतलब ये, पुनः इस पर टाइड आने के लिए कितना लगेगा? अ पार्टिकुलर टाइड सेंटर टेक 24 आवर्स 52 मिनट्स टू कम अंडर द मून। सूर्य मून के अंदर आने में एक विशेष ज्वार केंद्र को 24 घंटा 52 मिनट लगता है। ठीक है, अब जरा आगे देखिए टाइप ऑफ टाइड्स। बहुत प्रकार के टाइड्स के प्रकार होते हैं, लेकिन हमने मेनली आपको 2-3 तरह के टाइड्स को इसमें रखा है। ठीक है,
जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस होते हैं। बाकी टाइड्स कोई प्रकार नहीं होता है, उसको बहुत सारी किताबों में क्या किया गया है कि दे दिया गया है। लेकिन जनरली 2 ही तरीके के होते हैं और एक तीसरा हमने भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जो तीसरे तरीके के टाइड है उसको हम देखेंगे इस स्लाइड्स में, एपोजी और प्रीजियन टाइड जिसको कहा जाता है। तो सबसे पहले स्प्रिंग टाइड देखिए क्या होता है, यानी कि स्प्रिंग टाइड का मतलब दीर्घ ज्वार। और ये दीर्घ ज्वार कहने का मतलब ये है कि जहां पर हाई टाइड आता हो। और हाई टाइड कब आएगा, आप जरा कंडीशन बताइए। तो ये हो गया मून, ये हो गया अर्थ, और ये हो गया सन। ठीक है, अब देखिए जब ये दोनों एक पोजीशन में, एक सीधी लाइन में है ना, तो जब ये तीनों एक सीधी लाइन में होती हैं, द पोजीशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड सिजिगी। यानी जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तो सीधी रेखा का कंडीशन एक और हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि ये अर्थ, यहां पर मून और यहां पर सन, ये भी तो कंडीशन हो सकता है कि मून और सूर्य के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए। ये भी तो कंडीशन हो सकता है। तो ये भी तो एक स्ट्रेट ही लाइन में है, तो इस पोजीशन को भी सिजिगी कहा जाता है। ठीक है, जब सिर्फ स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, तो ये स्ट्रेट लाइन की पोजीशन को क्या कहा जाता है, सिजिगी कहा जाता है। लेकिन हाँ, इन दोनों में अंतर भी है। देखिए क्या, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक तरफ होते हैं, देखिए तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक तरफ है कि नहीं, तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक तरफ होते हैं तो इसे युति की पोजीशन कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे कंजक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये पोजीशन का ध्यान रखिएगा कि इस पोजीशन को कंजंक्शन कहा जाता है। ठीक है, और इस पोजीशन को क्या कहा जाएगा, तो देखिए व्हेन द सन एंड द मून आर अपोजिट ऑफ द अर्थ, दोनों अपोजिट है कि नहीं, तो इस पोजीशन को अपोजिट है तो क्या कहा जाता है, अपोजिशन। और इसे हिंदी में वियुति की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन देखिए कि ये कंडीशन कब होता है। तो एक पिक्चर हम दिखा रहे हैं आपको, यहां पर देखिए कि निश्चित है कि सूर्य और चंद्रमा जब एक तरफ होंगे तो इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा पृथ्वी के सतह पर। तो पृथ्वी के सतह पर जब इनके आकर्षण बल ज्यादा होंगे तो क्या होगा, हाई टाइड आएगा कि नहीं। तो आप देखिए हाई टाइड यहां पर आया हुआ है, हाई टाइड आया हुआ है, दीर्घ ज्वार। और इस तरीके की ज्वार को क्या कहा जाता है, दीर्घ ज्वार कहा जाता है, या स्प्रिंग टाइड इंग्लिश में कहा जाता है। जस्ट इसके विपरीत में भी, इसके पीछे भी क्या होगा, हाई टाइड आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आएगा। तो हाई टाइड इधर भी और हाई टाइड इधर भी आ रहा है। एट द सेम टाइम आप देख रहे हो कि यहां पर दो भाटा भी आया हुआ है। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसके कारण जो टाइड आता है वो टाइड को क्या कहते हैं, स्प्रिंग स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। इस स्थिति में जो होता है, पृथ्वी पर दोनों का फोर्स कंबाइन होता है, टुगेदर काम करता है, जिसके कारण यहाँ पर उच्च ज्वार आते हैं, और इस तरीके के उच्च ज्वार को हाई टाइड कहा जाता है। इस तरीके के जो उच्च ज्वार होते हैं वो नॉर्मल, यानी कि सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होते हैं। मान लीजिए कि ये समुद्र का सतह है और यहाँ पर एक नॉर्मल टाइड इतना उठ रहा है, अगर वहां पर स्प्रिंग टाइड आएगा तो उसका लेवल ये होगा, यानी 20% ज्यादा होगा। ठीक है, नॉर्मल टाइड से। तो ये कंडीशन कब बनता है, ये कि जब पृथ्वी के एक तरफ सूर्य और चंद्रमा आ जाए और वो सीधी रेखा में हो, तो ये कंडीशन क्या कहलाता है, न्यू मून की कंडीशन कहलाता है, यानी अमावस्या के कंडीशन कहलाता है। और ये कब आएगा, जब पोजीशन ऑफ कंजशन या फिर सॉरी पोजीशन ऑफ कंजशन होगा तभी, यानी युति की स्थिति में ये ऐसा होता है। दूसरा कंडीशन की चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक सीधी ही रेखा में है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ये पोजीशन बदल गया है और ये पोजीशन अपोजिशन का हुआ है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के दोनों तरफ क्या हो रहा है, दोनों तरफ सूर्य और चंद्रमा है। फिर भी
इस स्थिति में दोनों का फोर्स, इसका भी और इसका भी, दोनों का फोर्स क्या हो रहा है कि कंबाइन इस पर पृथ्वी पर पड़ रहा है, जिसके कारण यहां पर भी हाई टाइड आ रहा है। ठीक है, और इसके अपोजिट साइड में आप देखिए क्या आ रहा है, यहां पर लो टाइड आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला कंडीशन कब होगा, तो ये फुल मून को होगा, पूर्णिमा को होगा, और इस स्थिति में भी क्या होगा कि दीर्घ ज्वार आएगा। लेकिन एक बात समझना होगा कि यहां पर भी दीर्घ ज्वार आएगा और यहां पर भी दीर्घ ज्वार आएगा, लेकिन इन दोनों ज्वार में क्या अंतर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। जनरली थोड़ा सा तो डिफरेंस होता ही है, और इस पोजीशन में जो टाइड की हाइट होती है कंपेयर कुछ सेंटीमीटर या कुछ आप कह सकते हैं कि फीट ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस। इसकी तुलना में इस ज्वार की क्षमता थोड़ा ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये एक ही रेंज के हैं इसीलिए इनको स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। ठीक है, और ये पोजीशन क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो हिंदी में इसे वियुति की पोजीशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं। इन अ बोथ पोजीशन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी किस पोजीशन में, दोनों पोजीशन में, चाहे वो अपोजिशन का हो या चाहे वो कंजक्शन का पोजीशन हो, इन दोनों ही पोजीशन में जो मून है और सन है, दोनों का कंबाइंड फोर्स पड़ता है, जिसके कारण हाई टाइड होता है। दीर्घ ज्वार समान ज्वार की अपेक्षा 20% अधिक ऊंचा होता है, हमने बताया। और स्प्रिंग टाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, स्प्रिंग टाइड ऑकर 2 टाइम्स इन अ मंथ। कब होता है? आपने देखा एक फुल मून को होता है और दूसरा न्यू मून को होता है। आपने देखा यहाँ पर एक न्यू मून को यहाँ पर देखें और दूसरा फुल मून को, यानी कि जब भी फुल मून और न्यू मून होगा तो उस दरमियान क्या होगा, हाई टाइड आएगा ही। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नीप टाइड क्या होता है, तो नीप टाइड कब आएगा? तो हमने देखा अभी स्प्रिंग टाइड में, दीर्घ ज्वार में, कि दोनों का कंबाइंड फोर्स एक तरफ होता है, यानी दोनों का कंबाइंड फोर्स जब पृथ्वी पर पड़ता है तो वहां पर स्प्रिंग टाइड आता है। लेकिन नीप ज्वार में जस्ट उल्टा हो जाता है कि देखिए यहां पर सन का भी फोर्स लग रहा है और यहां पर मून का भी, दोनों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है, दोनों की आकर्षण शक्तियां काम कर रही हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसका यहां पर तो जस्ट इसका इस डायरेक्शन में, जिसके कारण क्या होता है कि इस तरीके की टाइड की जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो जनरली कम होती है। क्यों? क्योंकि ये समकोणी की स्थिति में है, ये राइट एंगल पोजीशन में है, और जब ये राइट एंगल पोजीशन में होते हैं तो इस पोजीशन को क्वाड्रेचर कहा जाता है, समकोणी समकोण की स्थिति कहा जाता है, जिसको समकोणी की स्थिति कहा, समकोण की स्थिति पर होते हैं, जिसके कारण इसको समकोणी स्थिति कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के इस पोजीशन के कारण जो टाइड आता है उसकी हाइट जनरली एक समान टाइड से 20% कम होती है। आप जरा ध्यान दीजिए, स्प्रिंग टाइड का हाइट जो होता है समान टाइड से 20% ऊंचा होता है, जबकि नीप टाइड का जो हाइट होता है स्प्रिंग टाइड की अपेक्षा क्या होता है, 20% कम होता है, लघु ज्वार का। ठीक है, अच्छा ये कब आता है तो ये भी ध्यान रखना है कि इस तरीके के ज्वार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को देखा जा सकता है, यानी होता है, देखा जा सकता है का मतलब होता है, आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए एपोजियन और पेरिजियन टाइड, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, अपभू या उपभू ज्वार। उससे भी पहले ये भी जानना जरूरी है कि अपभू और उपभू है क्या, पेरिजी और अपोजी है क्या। ठीक है, तो देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये मून, ये भी मून, ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों तरफ मून क्या कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन इस दरमियान चूंकि ये एक इलिप्टिकल पाथ है, जितना फिगर में दिखाया गया उस तरीके का पाथ नहीं है, एक इलिप्टिकल पाथ है, जिसके कारण क्या होता है कि एक समय सूर्य जो हो सॉरी जो मून होता है यानी चंद्रमा होता है पृथ्वी के सबसे करीब होता है, और एक समय पृथ्वी के सबसे दूर होता है। निश्चित है कि जब सबसे करीब होगा तो उसकी जो आकर्षण शक्ति है पृथ्वी पर ज्यादा होगी, और जो सबसे दूर होगा तो उसकी आकर्षण शक्ति कम होगी। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है काफी वेरी करता है, 2-4 किलोमीटर नहीं। आप देखिए जो सबसे नजदीक होता है तो 3,56,000 किलोमीटर की दूरी होती है इन दोनों में, और जब सबसे दूर होता है तो 4,07,000 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। लगभग 50,000 किलोमीटर का यहाँ पर डिस्टेंस वेरी करता है। निश्चित है 50,000 किलोमीटर वेरी करता है, मतलब एक बहुत बड़ा
ये डिस्टेंस है, जिसके कारण क्या होता होगा कि जब नजदीक चंद्रमा होता है तो पृथ्वी पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है, और उस प्रभाव के कारण जहां यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर जो टाइड आता है उसको पेरिजी कहा जाता है, जब नजदीक स्थिति में होता है। पेरिजी मतलब आप समझिए, याद करने के लिए पास, हिंदी में तो थोड़ा डिफिकल्ट है, उपभू, ठीक है, पास। और अपोजी अवे, ए से क्या होता है अवे, दूर। तो अवे वाली कंडीशन में 4,07,000 किलोमीटर होगा, तो अवे होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा कम प्रभाव डालेगा पृथ्वी पर, इसका आकर्षण शक्ति कम प्रभाव डालेगा पृथ्वी की सतह पर, जिसके कारण यहाँ पर लो टाइड आएगा। और ये थोड़ा टाइड जो आएगा लो टाइड, इसको अपोजी टाइड कहा जाता है। तो जरा देखिए, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एलिप्टिकल पाथ, द नियरेस्ट पोजिशन between the earth and the moon is called the perigee। हमने आपको बताया, due to this the moon force on the earth surface is more powerful causing high tide, this type of tide is called perigean tide। ठीक है, उसी तरीके से अपोजियन टाइड क्या होता है कि एक समय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दूरी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसकी प्रभाव कम पड़ती है, उसका ज्वार उत्पादक शक्ति जो होता है वो कम होता है, जिसके कारण वहां पर थोड़ा ज्वार जो आता है वो कम आता है, और उस तरीके के ज्वार को क्या कहा जाता है, अपभू ज्वार कहा जाता है, एपोजियन टाइड कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये इन 3 तरीके की टाइड के बारे में हम लोग डिस्कस करना था। इसके अलावा सेमी ड्यूरेनल टाइड होता है, ड्यूरेनल टाइड होता है, इक्वेटोरियल टाइड होता है, हालांकि इन सभी का उतना महत्व नहीं है, ठीक है। अब जरा आइए कि इफेक्ट ऑफ द टाइड, इसका प्रभाव क्या होता है, या इसका आप ये कह सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ द टाइड्स क्या है, ज्वार भाटा के आखिर क्या लाभ है। कुछ लाभ है, तो हाँ लाभ है, देखिए क्या लाभ है। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। अब ये नेविगेशन में कैसे मदद करता है, जरा देखिए आप यहां पर एक फिगर के माध्यम से समझिए कि मान लीजिए कि ये समुद्र में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक नाव है, ठीक है, ये नाव है। अब ये नाव यहां पर जैसे, चूंकि यहां पर तो हाइट, पानी का हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ये नाव जो है, ये बोट है, यहां पर खड़ी है, लेकिन इसे तट पर जाना है, लेकिन तट की गहराई इतना ही है ना। तो अब क्या होगा कि अगर हाई टाइड आ गया वहां पर, तो क्या होगा, ये लेवल ऊपर उठ जाएगा, ये लेवल ऊपर उठ जाएगा ना, इस कंडीशन में नाव भी क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, और आसानी से वो क्या होगी कि तट के तरफ पहुंच जाएगी, क्योंकि अब डेप्थ ज्यादा हो गया पानी का, ठीक है। तो नेविगेशन में मदद करता है। बड़े बड़े जो पोर्ट होते हैं ना, खास करके भारत के, आपने जानते होंगे कि कांडला पोर्ट जो है, ये इसको कांडला पोर्ट जो है, इसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी कहा जाता है। ये कांडला पोर्ट क्या है, एक टाइडल पोर्ट है, यानी कि यहाँ पर जो नावें जो हैं, बड़ी बड़ी नावें जो हैं, कार्गो शिप जो हैं, वो कब आती हैं, जब टाइड आता है तब वो किनारे पर आती हैं, और जब फिर टाइड आता है तो फिर वो जाकर समुद्र में उतरती हैं, ठीक है। कांडला हो गया, हल्दिया पोर्ट हो गया, ये सब टाइडल पोर्ट है। अगर ये टाइड नहीं होते हैं तो क्या होता है, इन सभी पोर्टों का उपयोगिता, यानी इसका, इन कांडला पोर्ट का, हल्दिया पोर्ट का हम लोग लाभ नहीं उठा पाते, ठीक है। तो पहला ये एडवांटेजेस है इसका। दूसरा कि हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, यानी कि जो उच्च ज्वार जब आते हैं तो निश्चित है कि जब उच्च ज्वार आएगा तो पानी क्या होगा, और तट के करीब जाएगा। जब पानी और तट के करीब जाएगा तो मछलियां भी तट के करीब जाएंगी। जब मछलियां तट के करीब जाएंगी तो हमारे मछुआरों भाइयों को मछली पकड़ने में आसानी होगा, और वो मछली पकड़ेंगे, ठीक है। तो हाई टाइड्स यानी ज्वार, जो उच्च ज्वार है, मछली पकड़ने में भी मदद करता है। हाई टाइड, हाई एंड लो टाइड्स आर बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू, यानी कि उच्च और लघु ज्वार या ज्वार या भाटा का प्रयोग क्या किया जाता है, बिजली के उत्पादन में भी कार्य किया जाता है। जब हाई टाइड आता है तो पानी भर जाती है, जब लो टाइड होता है तो पानी क्या होता है, जहां पर भरा रहता है वहां से निकलता है, लेकिन वो जो पानी जो निकलता है तो वो टरबाइन पर गिरता है, टरबाइन घूमता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या इसका लाभ है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद यानी सेडिमेंट्स को भाटा के साथ बहकर समुद्र में चले जाते हैं, जिससे डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती है। यानी कि मान लीजिए कि ये रिवर है,
और बहुत सारा ये गाद लाकर यहाँ पर जमा कर दी। अब गाद मतलब सेडिमेंट्स लाकर यहाँ पर जमा कर दी। अब ये सेडिमेंट यहाँ पर ज़्यादा हो जाएँगे तो क्या हो जाएगा कि डेल्टा फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, वहाँ पर डेल्टा और बनने लगेंगे। जब हाई टाइड आएगा तो क्या होगा, इन सबको जो यहाँ पर जमे हैं नदी के मतलब समुद्र के तट के किनारे जो भी कचरा जमे हैं उनको बहाकर क्या करेगा, अंदर की तरफ ले जाएगा, जिससे वहां पर डेल्टा निर्माण बाधित होगा, वहां पर डेल्टा फॉर्मेशन क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके लाभ है, एडवांटेजेस हैं, इसके प्रभाव हैं। ठीक है, अब आइए कि इससे कुछ जुड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। पहला देखिए, वर्ल्ड हाईएस्ट टाइड अकर इन अ बे ऑफ फंडी इन अ कनाडा। कनाडा के बे ऑफ फंडी में 16 से 18 मीटर ऊंचा टाइड आता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं 16 से 18 मीटर कितना ऊंचा होता होगा ये हाइट। आप देखिए बे ऑफ फंडी कहाँ है, तो देखिए ये आप देखें, ये नीचे वाला यूनाइटेड स्टेट है और ये ऊपर वाला क्या है, कनाडा है। और यहाँ पर आपको ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, हम ब्लैक से इसको ब्लैक से कर दे रहे हैं, ये जो पोर्शन ये बे ऑफ फंडी है। ठीक है, और इसी बे ऑफ फंडी में दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है जो 16 से 18 मीटर ऊंचा होता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इन साउथहैम्पटन, ये ब्रिटेन का सबसे दक्षिणी छोर है। ईच डे 4 टाइड्स आकर, यानी कि भाटा नहीं आता है, वहां पर क्या होता है, 4 बार टाइड ही आता है, और इस मामले में ये दुनिया का इकलौता जगह है। इन साउथहैम्पटन ईच डे 4 टाइड्स आकर, 2 टाइड्स कम फ्रॉम इंग्लिश चैनल, ध्यान रखिएगा, एंड 2 फ्रॉम नॉर्थ सी। अब जरा इसको भी देख लिया जाए कि ये पोजीशन कहाँ है। तो ये देखिए, ये ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, और ये जो है इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल है। तो जब इस तरफ ज्वार आता होगा तो पानी का लेवल बढ़ता होगा, तो यहां पर भी ज्वार होता होगा। और दूसरा ये नॉर्थ सी, इधर भी अगर ज्वार आता है तो पानी का लेवल बढ़ेगा, तो इधर भी क्या होगा, यहाँ पर साउथहैम्पटन में इधर से भी और 2 बार इधर से भी, इस तरीके से एक दिन में 4 बार वहां पर क्या आएगा, ज्वार ही आता है। ठीक है, ये इकलौता ऐसा केस है। ठीक है, तीसरा देखिए, इंडिया हाईएस्ट टाइड अकर इन ओखा कोस्ट। ये ओखा कोस्ट कहाँ है, तो गुजरात में है। द हाइट ऑफ द टाइड हेयर इज 2.7 मीटर, यानी कि काफी अच्छा है। 8 से 9 मीटर अगर हाइट पानी का लेवल बढ़ जाता है तो आप कल्पना कर सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर टाइडल पोर्ट कौन सा है, कांडला टाइडल पोर्ट इसी के पास में है। ठीक है, तो ये कहाँ पोजीशन है, इस पोजीशन को भी देख लिया जाए। ये पोजीशन देखिए यहाँ पर है, और कांडला पोर्ट यहाँ पर है, जिसके कारण क्या होता है, इसको लाभ होता है। ठीक है, अब जरा आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चन है। यहां पर एक चीज और चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द टाइड। ये भी क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, और बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन इसमें से हमने लिया है, लास्ट में हम क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आस्क क्वेश्चन है, वो अलग अलग एग्जाम्पल में, वनडे एग्जाम हो चाहे कमीशन लेवल की एग्जाम हो, उसमें पूछा गया है। जैसे देखिए, टाइड के ओरिजिन से रिलेटेड, यानी ज्वार भाटा की उत्पत्ति की संकल्पनाएं हैं, उनमें बहुत सारी संकल्पनाएं दी गई हैं, अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग संकल्पनाएं दी गई हैं। अब यही पूछता है कि इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ द न्यूटन, ये न्यूटन की ये टाइड से रिलेटेड है, वो कब दिए थे, 1687 में। तो आपसे क्वेश्चन जनरली पूछता है कि संतुलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, टाइड के उत्पत्ति के संबंध में संतुलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा। डायनेमिक थ्योरी बाय द लैपलास, लैपलास का गतिक सिद्धांत जो 1755 में आया, ये लैपलास के द्वारा दिया गया। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी बाय विलियम वेवेल द्वारा क्या दिया गया था, प्रगामी तरंग सिद्धांत, जो टाइड के ओरिजिन से रिलेटेड चीजों को डील करता है, बताता है। कैनाल थ्योरी बाय द जीबी एयरी का नहर सिद्धांत, ये भी क्या है, टाइड के ओरिजिन से रिलेटेड है। तीसरा, स्टेशनरी वेव थ्योरी बाय आर ए हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत, यानी ये सारे सिद्धांत जो हैं वो क्या है बच्चों, ये हैं ओरिजिन, थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ टाइड्स, यानी ज्वार भाटा की उत्पत्ति की संकल्पनाएं इनमें दी गई हैं। ठीक है, इन लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है कि क्यों टाइड की ओरिजिन होती है। ठीक है, अब आइए,
हमने इन सभी चीजों को देख ही लिया। अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं कि आता है कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है, भले ही यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन आप जब सेट देखेंगे टाइड से क्वेश्चन जो है वो तो आपको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, टाइड्स अकर इन ओशियन एंड सी। एक प्रश्न और भी आपके मन में उठता है कि क्या टाइड का प्रभाव सागर और महासागरों में ही है? क्या अगर हम छत पर किसी बाल्टी में पानी रख दे तो वहां पर टाइड नहीं आएगा? नहीं, वहां पर टाइड नहीं आएगा, क्योंकि उसका प्रभाव नेग्लिजिबल होगा। जो उसका जो मैक्सिमम प्रभाव पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? ह्यूज वाटर मासेज पर पड़ता है। और वाटर में जो पानी है, अच्छी बकेट में जो पानी है वो तो ह्यूज वाटर मासेज है नहीं। तो बड़े बड़े जल जो मंडल है वहां पर उनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पहला देखिए, टाइड्स अकर इन ओशियन एंड सी ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग। तो किसके कारण? अभी हम इस क्वेश्चन को देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, ये सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, ये भी सही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये भी सही है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी। द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इनडायरेक्ट टाइड। इनडायरेक्ट टाइड आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ये जो है मून है और यहाँ पर सन है, तो यहाँ पर जो टाइड होगा वो डायरेक्ट कारण है। ठीक है, जबकि इसके पीछे क्या है? इनडायरेक्ट कारण है। और इनडायरेक्ट कारण जो है वो किसके कारण होता है? यानी पीछे वाले भाग में जो टाइड आता है वो किसके कारण आता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज ऑफ द अर्थ के कारण होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द अर्थ है, तो वहां पर आपको ध्यान देना है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर पड़ रहा है। मून और सन का सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर पड़ रहा है, जिसके कारण पृथ्वी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाकर वो बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती है। तीसरा, विच अमंग द फ्लोइंग इज द टाइड ऑफ द मिनिमम राइज। मिनिमम राइज मतलब कब उठता है? तो वो क्या होगा? स्प्रिंग टाइड। वो उठता तो है लेकिन बहुत कम उठता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो होता है, क्या होता है? पृथ्वी के राइट एंगल में होता है, इसलिए राइट एंगल मतलब समकोणीय की स्थिति में होता है, जिसके कारण दोनों का प्रभाव कम हो जाता है। तीसरा देखिए, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड, समझ ही गए होंगे, टाइड्स। टाइड नहीं, टाइड्स। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर, क्योंकि राइज भी हो रहा है और गिर भी रहा है। What are the cause of the high tides and low tide formation in ocean? ओशियन में हाई टाइड और लो टाइड बनने का क्या कारण है? तो क्या कारण है? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सन, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, सी ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द सन एंड द मून, और तीसरा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, मून एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बृहद ज्वार आता है, यानी स्प्रिंग टाइड कब आएगा? तो स्प्रिंग टाइड जब आएगा तभी तो आएगा जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में है। जब सूर्य चंद्रमा समकोण में आएंगे तो ये क्या होगा? नीप टाइड आएगा ना। यानी नीप टाइड का मतलब निम्न ज्वार आएगा, यानी लघु ज्वार आएगा, लघु ज्वार आएगा। ठीक है, जब तेज हवा चल रही हो नहीं, जब रात बहुत ठंडी हो ये भी नहीं। महासागर में उच्च ज्वार का कारण है। अब जरा देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या है? भूकंप है, तारा है, सूर्य है, चंद्रमा है। तो आप तो जानते हैं कि सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, लेकिन मारेंगे किसका आंसर? इसका आंसर होगा क्या? तो हमने बताया कि भले सूर्य है लेकिन उसका प्रभाव कम पड़ता है, हम इसीलिए इसका उत्तर मारेंगे डी, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, अब आइए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। किसने दिया है? विलियम वेवेल ने। और उसके बाद देखिए, असर्शन रीजन का कुछ क्वेश्चन है। कथन, यानी असर्शन दिया हुआ है, किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने के शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को लघु ज्वार आता है। तो ये तो बात कथन सही है ना। दूसरा, इस दिन सूर्य चंद्रमा समकोणीय की स्थिति में होते हैं, ये भी सही है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होते हैं? समकोणीय की स्थिति में होते हैं। पृथ्वी भी यहाँ पर जुड़ना चाहिए, शायद टाइपिंग में छूट गया है। तो अब देखिए क्या होगा इसका उत्तर। ये और असर्शन और रीजन दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है। तो दोनों सही है, तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही व्याख्या करता है, क्योंकि समकोणीय की स्थिति में होता है तभी क्या होता है यहाँ पर बच्चों, कि यहाँ पर शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष को लघु ज्वार आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर ए होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए,
बृहद ज्वार प्रत्येक महीने के अमावस्या एवं पूर्णिमा को आता है। ये भी सही है, कथन तो सही है। रीजन क्या है? देखिए, इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। ये रीजन भी सही है और रीजन जो है वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। इसलिए इसका भी उत्तर क्या होगा? ए होगा। इस तरीके से आज का हमारा जो सेशन था समाप्त हुआ। आप कमेंट करके बताइएगा कि अगले सेशन में आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि समय-समय पर उन वीडियो को आपके समक्ष लाता रहूँ। धन्यवाद।